अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फ़हमीद और आप लोग देख रहे हैं द रियल डायरीज़। आज जो ड्रामा हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं वो है सुन मेरे दिल के एपिसोड नंबर 1 एंड 2। डायरेक्ट किया है ये हसीब हसन ने और लिखा है हमारे प्यारे नादिन खलील रहमान कमर ने। ड्रामे की जो स्टोरी है वो इतनी यूनिक है, इतना डिफरेंट प्लॉट है कि मैं तो आई थिंक अमेज़ हो गई थी स्टार्ट में कि यार ये कैसे सोचा खलील साहब ने। इनफैक्ट मेरे साथ साथ शेक्सपियर से लेकर गालिब, मंटो, मीर सब कब्रों से निकल कर आए हैं कि भाई हमने जो है ना इनको सलूट करना है कि यार इतना डिफरेंट कंटेंट तो कभी हमने भी नहीं दिया लोगों को। नेटफ्लिक्स ने तो आई थिंक अभी तक एक आध कॉल भी कर ली होगी कि भई हम चाह रहे हैं कि हम एक अलग से जॉनरा बनाएँ जिसका नाम ही हम ये रखें कि खलील जॉनरा, और उसमें फिर इनके ड्रामे लगाएँ क्योंकि हर स्टोरी एक दूसरे से इतनी डिफरेंट होती है। स्टोरी की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक अमीर लड़के हैं जिनको पसंद आ गई है एक गरीब लड़की, और दोनों हीरो हीरोइन के साथ एक दुम छल्ले भी अटैच है जो उनको पसंद करते हैं, लेकिन ये हीरो हीरोइन उनको फ़िलहाल उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपको कहीं न कहीं लग रहा है कि इसकी स्टोरी जो है वो जाने जहाँ से मिल रही है, क्योंकि जाने जहाँ में भी एक अमीर लड़का था जिसको गरीब लड़की पसंद आ गई थी और उन हीरो हीरोइन के भी साथ दुम छल्ले थे, तो आप लोग गलत हैं। आप लोगों को थोड़ा-सा याद होना चाहिए कि उसका जो हीरो था वो जेंटलमैन था और इसका जो हीरो है वो दिखाया है शराबी। और वो शराबी नॉर्मल वाला भी नहीं, वो ऐसा वाला शराबी है कि वो दिन-रात, सुबह-शाम ऑफ़िस में हो, गाड़ी में हो, घर में हो, वॉशरूम में हो, कहीं भी हो, वो शराब की जो बॉटल है वो साथ लेकर फिरता है और शराब पी रहा होता है। और कहीं अगर आपको डाउट हो रहा हो कि नहीं भई शायद ये शराब नहीं पी रहा, ये वैसे ही थोड़ा कब्ज़ी हुआ हुआ है, इसके पाँव में मोच पड़ी हुई है बिकॉज़ ऑफ़ वहाज की एक्टिंग, तो वहाँ पे राइटर ने जो है उसको कंपनसेट करने के लिए हर डायलॉग में, हर सीन के अंदर ये बात बताई गई है हम लोगों को कि ये बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है। साथ में ये चीज़ भी है कि ठीक है, शराबी है, सब कुछ है, लेकिन दिल से जो है ना, ये बॉय जो है वो अच्छा है। दिल से बुरा नहीं है। बेशक जो है वो अगर अपनी एम्प्लॉई से मिलता है, पहली दफ़ा किसी लड़की से मिल रहा है, उसको यू आर गॉर्जियस कह रहा है, तो नहीं, नहीं, वो क्रीपी नहीं है, वो दिल से अच्छा है। क्या हुआ अगर थोड़ा-सा ठरकी हुआ? वैसे भी खलील साहब की बुक्स में ना हीरो को इतनी इजाज़त होती है कि वो थोड़ा बहुत ठरकी-शरकी हो जाए, एज़ लॉन्ग एज़ कि वो दिल से सही हो। और दिल से अच्छे होने का लेवल ये दिखाया है कि इंक्रीमेंट्स अगर उसकी कंपनी के अंदर अनाउंस हो रहे हैं, तो उसने विदाउट एनी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस कि भई मैं इंक्रीमेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिज़नेस के ऊपर, कुछ उसने सोचे समझे बगैर, किसी सीएफओ से डिस्कस किए बगैर, किसी जो प्रॉपर फाइनेंशियल की टीम होती है उससे मीटिंग किए बगैर उसने अनाउंस कर दिया कि इंक्रीमेंट जो है वो 15% से रेज़ करके मैंने 25% कर दिए। लेकिन आप लोग ज़्यादा होपफुल ना होइएगा कि आप लोगों को भी ज़िंदगी में क्या पता ऐसा बॉस मिल जाए, क्योंकि ऐसा सिर्फ़ शराबी बॉस ड्रामों में ही आपको नज़र आएगा। असल में ऐसा कोई सीन नहीं होता। असल में पूरी एक टीम बैठती है जो कि देखती है कि अगर 1% या 0.5% भी आपने इंक्रीमेंट बढ़ाना है तो उसका ओवरऑल फाइनेंशियल इम्पैक्ट बिज़नेस पे क्या होगा, तो प्लीज़ डोंट गेट योर होप्स हाई। एनीवेज़ ये तो हो गया आपका हीरो का कैरेक्टर। अब आते हैं हम लोग हीरोइन के कैरेक्टर की तरफ। खलील साहब पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ऑब्सेस्ड हो चुके हैं इस चीज़ के ऊपर कि वो दुनिया को बताएँ कि अच्छी लड़की क्या होती है। कोलंबस ने जो है वो अमेरिका डिस्कवर कर लिया, न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर कर ली, लेकिन अभी तक दुनिया जो है वो अच्छी लड़की को डिस्कवर करने में क्योंकि नाकाम रही है, तो खलील साहब ने अपनी खिदमात जो हैं वो पेश की। उन्होंने कहा है कि मैं अब हर ड्रामे में बताऊँगा लोगों को कि अच्छी लड़की क्या होती है। तो इसी ड्रामे का जो स्टार्ट था उसी में आई थिंक अभी 2 सेकंड भी नहीं गुज़रे थे कि खलील साहब ने कहा कि भई लड़की की टक्कर करवाई उनकी गाड़ी की एक लड़की से, और वो लड़की जो है वो रोड क्रॉस कर रही होती है और हीरो जो है वो उनको देखता है और कहता है कि ये होती है परफेक्ट लड़की। बर्बाद कर डालेगी लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। ऑब्वियसली उनकी बाकी जितनी भी लड़कियाँ हैं जो अच्छी लड़की नहीं होती, वो रोड क्रॉस करते वक़्त एक तो अपनी गर्दन पीछे मोड़ के रखती हैं, और दूसरा अगर उनकी किसी गाड़ी से टक्कर हो जाए तो बॉय को घूरने के साथ-साथ गाड़ी के अंदर बैठ के उनको घर तक छोड़ के आती हैं। सो ये जो हीरोइन है ये बहुत डिफरेंट है, ये ऐसे नहीं करती, ये रोड क्रॉस करते वक़्त बिल्कुल सीधी डायरेक्शन के अंदर देखती है। और अगर हम इस हीरोइन का बताएँ तो एक सबसे जो मुख्तलिफ एलिमेंट है इस हीरोइन का वो ये है कि ये यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। अब यहाँ पर मुझे समझ नहीं आती कि हमारा हर राइटर, चाहे वो खलील साहब हों, चाहे वो कोई और हों, क्यों ऑब्सेस करते हैं कि आपने जो लड़की को या यूनिवर्सिटी का दिखाना है या अभी-अभी फ्रेश ग्रेजुएट दिखाना है। मतलब उनकी नज़र में 24 साल के बाद जो लड़की है ना, वो मर जाती है। मतलब इस पॉइंट के ऊपर तो अगर रिश्ता आंटियों को देखें, वो भी थोड़ी प्रोग्रेसिव हो गई हैं। वो भी ज़रा एज के कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल के अब 26-27 साल की लड़कियों को भी कंसिडर करना शुरू हो गई हैं। बेशक डिवोर्सी और 2 बच्चे वाले के लिए कर लें, लेकिन एटलीस्ट सोचना तो शुरू हो गया ना कि वो भी है सोसाइटी के अंदर। लेकिन राइटर्स जो है ना हमारे, वो यूनिवर्सिटी की लड़कियों के बाहर नहीं आते। उनको है कि अगर 25 से ऊपर कोई लड़की है जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोगों को मर जाना चाहिए, क्योंकि ना हमारी कोई स्टोरी है बताने के लिए और ना ही वो हमारे बारे में लिखना चाहते हैं। सो एनीवेज़ सदफ़ जो दिखाई है वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, साथ उसके 2 फ्रेंड्स भी हैं। अगर आप इन तीनों फ्रेंड्स का आपस में ग्रुप देखिए तो लगता तो ये है कि इन सब के 3-3 बच्चे होंगे और ये किटी पार्टीज़ में एक-दूसरे से मिलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक-दूसरे से मिल रहे हैं। एक फ्रेंड जो हैं वो हैं अमार और एक हैं दानिया। तीनों एक-दूसरे को आपस में पसंद करते हैं, लेकिन इतने बड़े होने के बावजूद या तो दे डोंट केयर अबाउट द अदर पर्सन्स फीलिंग, या फिर उनको पता ही नहीं है कि भई कोई उनमें इंटरेस्टेड है। थोड़ा लव ट्रायंगल वाला सीन है इन फ्रेंड्स का। दानिया की अगर हम बात करें तो उनको पसंद है अमार,
लेकिन उनको भी रिसेंटली पता चलता है कि अमार जो है वो उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। सो दानिया ऐसे एक्ट करना शुरू हो जाती हैं जैसे वो अभी रिसेंटली बेवा हुई हों और वो इद्दत में बैठ के मातम करना शुरू हो गई हों। ऑब्वियसली क्योंकि वो मेन एक्ट्रेस नहीं है, वो हीरोइन नहीं है इस ड्रामे की, तो उनके अंदर ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, ना कोई सेल्फ इस्टीम होगी और वो पूरा ड्रामा जो है वो कोशिश करती रहेंगी कि किसी तरह अमार उनको पसंद कर ले, बजाय इसके कि ग्रेसफुली इस बात को एक्सेप्ट करें एंड मूव ऑन। अमार भाई की अगर हम बात करें तो अमार जो है वो पसंद करते हैं सदफ़ को। अच्छा, इसमें सदफ़ ने उनको क्लियरली एक सीन में बताती हैं कि भई दानिया तुम्हें पसंद करती है और दानिया की फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए। लेकिन अमार भाई उन फीलिंग्स को ना सिर्फ़ डिस करते हैं बल्कि वो कहते हैं कि भई अगर पसंद करती हो तो मैं क्या करूँ? हाँ तो नहीं कर सकता। मतलब आप हाँ नहीं कर सकते लेकिन आप ना तो कर सकते हैं ना। इतना तो अपने फ्रेंड का ख़्याल रखें कि आप उनको थोड़ा-सा क्लोज़र दे दें, लीड ऑन ना करें, उनको क्लियरली बता देते हैं, स्टार्ट से ही बता देते कि भई नहीं मैं तुमसे तुम्हें कोई सीन ही नहीं है कि हम लोग साथ हो सकें। सदफ़ की अगर हम बात करें तो वो रिलेटिवली एक गरीब लड़की दिखाई हैं क्योंकि उनके अब्बा के पास एक अपनी गाड़ी भी नहीं है और वो ऑफ़िस की गाड़ी पे गुज़ारा करते हैं। लेकिन सदफ़ अपनी भाई की बर्थडे के ऊपर जो कि घर में सेलिब्रेट करनी है और सिर्फ़ उनके घर के 2-3 लोग होने हैं, उसके अंदर जो कपड़े पहन रही हैं वो माया प्रेट के हैं, जो एटलीस्ट मिनिमम 50,000 के हैं। आई थिंक इसी वजह से उनके अब्बा जी जो हैं वो गंजे हैं और उनको एक शराबी के लिए काम करना पड़ा है, वो जॉब नहीं छोड़ के जा सकते क्योंकि ये हरकतें उनकी बेटी की। उसके अलावा वो इतने लेम जोक्स मारती हैं, स्पेशली वो जो एक ज़हर वाला जोक था। फोन करने से पहले पानी के अंदर जहर डालकर पास रख लेना। इनकार करे तो गट्टा-गट पी के कहना, लो मेरी जान, मैं तो गया। ऐसे ही जोक सुनने के बाद इंसान को शहज़ाद गियास की कदर आ जाती है कि भई इससे तो बेहतर वो जोक मार लेते हैं। एनीवेज़ सदफ़ का जो कैरेक्टर है उन्होंने होटल मैनेजमेंट के अंदर डिग्री ली है और वो अप्लाई आई थिंक करना चाहती थी बिलाल अब्दुल्ला में, लेकिन उनके फ़ादर ने अप्लाई नहीं किया बिकॉज़ ही डिडन्ट वांट कि उनकी बेटी जो है वो एक शराबी कबाबी के साथ काम करे। सदफ़ के जो फ्रेंड थे अमार, उन्होंने अप्लाई किया था और ना सिर्फ़ अप्लाई किया था, उनको इंटरव्यू कॉल भी आ गई और उनका इंटरव्यू भी सीईओ ने ले लिया। अब सीईओ आप देखें इतने वेले हैं कि वो पूरी कंपनी के सारे काम छोड़ के बैठ के एक फ्रेश ग्रेजुएट का जो मैक्सिमम या इंटर्न होगा या एमटीओ होगा, बहुत भी हो गया तो एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे हायर हो रहा होगा, उसका बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं। और वो पूरे सीन का पर्पस सिर्फ ये था कि किसी तरह आपके जो बिलाल अब्दुल्ला का कैरेक्टर उनको पता चल जाए कि नामदार की बेटी जो उनको पसंद आई है, जो उनकी परफेक्ट लड़की है, वो जो है होटल मैनेजमेंट के अंदर उसने डिग्री ली हुई है और वो भी इस कंपनी के अंदर काम कर सकती है। आई थिंक मैं एक मशवरा देना चाहूँगी खलील और रहमान कामर को यहाँ पे कि नेक्स्ट टाइम चैट जीपीटी की जगह थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करें और चैट जीपीटी प्रो ले लें ताकि स्टोरी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाए। बिलाल साहब को किसी डिफरेंट तरीके से भी पता चल सकता था, उनको एक फ्रेश ग्रेजुएट का इंटरव्यू लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि किसी भी कंपनी में सीईओ जो है वो फ्रेश ग्रेजुएट का इंटरव्यू नहीं लेता, एचआर होता है इस काम के लिए। एचआर का काम सिर्फ कॉफ़ी पिलाना नहीं होता। खैर नाउ दैट बिलाल अब्दुल्ला को पता चल गया तो उन्होंने भी नामदार साहब से बात की कि आपकी बेटी का क्या सीन है, क्यों नहीं उसने अप्लाई किया कंपनी में। और नामदार साहब उस टाइम के ऊपर बड़ा ही स्टैंड लेते हैं कि भई आप इस हालत के अंदर जो है वो मेरी बेटी के बारे में बात ना किया करें। बड़ा मैं खुश हुई क्योंकि नॉर्मली जब हमारे ड्रामे के अंदर बाप दिखाते हैं तो वो ऐसे दिखाते हैं जो कभी किसी के सामने तो स्टैंड लेते ही नहीं है बल्कि बिल्कुल चुप होकर म्यूट होकर सारी किस्तें गुजार देते हैं। तो मैंने कहा चलो फाइनली डिफरेंट बाप मिला है जो कि शट अप कॉल दे रहा है। लेकिन नहीं, अगले ही सीन के अंदर वो अपनी बेगम से जाके दुःख का इज़हार कर रहे होते हैं कि भई मैंने तो उसका दिल तोड़ दिया, मैंने उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे दी। उसके बाद जो है उसने मुझसे सहारा नहीं लिया, उसके बाद उसका जो लड़खड़ाना था मुझे तो हो रहा है कि मैंने क्यों ऐसी बात की। तो आई मीन चलें ठीक है अंकल, आप एक काम कीजिएगा, आप नेक्स्ट टाइम उनके पास जाएँ, सॉरी भी करें, अपॉलजी का प्रॉपर लेटर लिखें और खुद भी उनके साथ 2 बोतलें पिएँ और फिर अपनी बेटी को डिस्कस करना शुरू कर दें क्योंकि जितने आप गम के अंदर मुब्तला थे, उससे तो लग रहा था कि आपका यही दिल कर रहा है करने का। एक चीज़ मुझे पसंद आई है वो ये कि ज़्यादा ड्रैग नहीं किया और अमार ने फ़ौरन से सदफ़ को बता दिया कि वो उनके अंदर इंटरेस्टेड है। सदफ़ का रिएक्शन मुझे समझ नहीं आया, वो जितना पैनिक कर रही थी, कभी फ़ोन गिरा था, कभी अम्मा के साथ पूरे घर के अंदर चक्कर लगा रही थी कि भई मैं क्या करूँ? उसने मुझे कह दिया कि वो मेरे में इंटरेस्टेड है। भई आप जब यूनिवर्सिटी में होते हो, 3-4 साल गुज़ारते हो, तो आपको 2-3 लोग तो कह ही देते हैं कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और आप आराम से उनको कह देते हो कि नो एंड देन यू जस्ट मूव ऑन विद योर लाइफ़। कोई इतनी बड़ी टेंशन की बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है कि भई वो मैंने उससे कहा था कि तुम ज़हर खा लेना, तो अब वो ज़हर खा के मर जाएगा। लेकिन एनीवेज़ आगे देखते हैं कि स्टोरी जो है वो अगली एपिसोड्स के अंदर किस तरह से प्रोग्रेस करती है। ये तो हम मुझे आई थिंक आइडिया हो गया है कि अभी आपका जो सदफ़ का कैरेक्टर है वो बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी के अंदर काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर उनकी आपस की क्या डायनामिक्स होती हैं, क्या वो दोनों आपस में साथ होते हैं कि नहीं? हम लोगों को जाने जहाँ पार्ट 2 देखने को मिलता है या फिर एक्चुअली कोई डिफरेंट स्टोरी है जो खलील रहमान कामर ने लिखी है। सो वो हम लोगों को आइंदा की किस्तों के अंदर पता चलेगा। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। आई नो बहुत से वहाज के फैंस देख रहे होंगे और उनको वहाज बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको उनकी एक्टिंग भी बहुत पसंद आ रही होगी। बट मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ से जो मुझे इतनी ज़्यादा अपील नहीं की, कंसिडरिंग कि जिस तरह के ड्रामे हम लोगों ने पास्ट में देखे हुए हैं, उसके बाद फिर इस तरह का कंटेंट देखने में मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। आप लोग अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।